हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इनॉर्फिक केमिस्ट्री। तो आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे एक कि वेक्टर्स क्या हैं, वेक्टर्स क्यों यूज़ करते हैं, कैसे उनको डील करते हैं, कैसे उन पर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या जो भी आपको रिक्वायर्ड होंगे वो आपको बताए जाएंगे। ठीक है, वेक्टर्स पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि अभी तक हमने जो भी डील किया था वो लीनियर मोशन पढ़ा था, और लीनियर के बाद जैसे ही हम प्लेन में एंट्री मारते हैं, प्लेन की बात करते हैं, वहाँ पर हमें जो सारी चीज़ें डील करनी पड़ती हैं वो वेक्टर से करनी पड़ती हैं। और आपके आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो मोशन इन अ प्लेन हो और उसके बाद वाले भी जो चैप्टर्स हैं, वहाँ पर वेक्टर्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीन्स बिना वेक्टर के आप वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए वेक्टर की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम देखेंगे वेक्टर्स क्या होते हैं ये तो आपको पता ही है जनरली। हमने पहले भी बताया, जहाँ पर हमने वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़ को डील किया था। तो वेक्टर क्या होता है? अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक सिंपल सी बात है, वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, लाइक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दो आपने देखा है कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वहीं जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट था वो डायरेक्शन डिपेंडेंट था। ठीक है, जैसे कि चलिए हम थोड़ा सा एग्जांपल्स के बेसिस आपको समझाते हैं। जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे, तो अगर बॉडी की इनिशियल पोजीशन लाइक यहाँ पर है P1 और फाइनल पोजीशन यहाँ पर है P2। ठीक है, तो अब जब हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मीन्स फाइनल पोजीशन ये है और इनिशियल पोजीशन ये है, तो ये जो डिस्टेंस है या ये जो लेंथ है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब देखिए P2 ये फाइनल पोजीशन है, ये फाइनल है और ये इनिशियल है। अगर आप देखिए फाइनल ज़्यादा है और इनिशियल कम है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हमारा आता है वो कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। ठीक है, वहीं पर चलिए इसी सेम में हम एक चीज़ और देखते हैं। अगर बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है, ये बॉडी की इनिशियल पोजीशन है और ये बॉडी की फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे, तो देखिए फाइनल कम है और इनिशियल ज़्यादा है, तो इस टाइप का जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो कैसा आता है? नेगेटिव आता है। तो देखिए यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन कैसी है? क्योंकि हम बात कर रहे थे यहाँ पर 2D की, तो 2D में केवल दो टाइप की डायरेक्शन पॉसिबल होती है, मैंने आपको बताया था। आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक देखिए, जब हम राइट हैंड साइड मूव करते हैं तो पॉजिटिव, और जब लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं तो नेगेटिव। और हम किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस पे मूव करेंगे। सिमिलरली अगर हम बाई की बात करते हैं, जब ऊपर मूव करते हैं तो हम इसको पॉजिटिव ले लेंगे, और जब हम नीचे मूव करेंगे तो इसको नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डील करने का सिंपल तरीका है, हम पर्टिकुलर एक एक्सिस में ही मूव करते हैं क्योंकि हम लीनियरली मूव कर रहे हैं। ठीक है, बट जब बात आती है प्लेन की, जब मोशन कुछ ऐसा हो रहा होता है कि प्लेन में हो रहा होता है, लाइक देखिए ये कुछ एक कर्व है, एक बॉडी मूव कर रही है, उसका पोजिशन कर्व है। यहाँ पर दो पॉइंट मैंने मार्क किए हुए हैं, जो दो पॉइंट हमें गिवन है। लाइक हम इसको मार्क करते हैं, पहले इस पॉइंट को मार्क करते हैं P और इसको मार्क करते हैं P डैश। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को डील करने का, अब देखिए ये दोनों ही पॉइंट ना एक्स एक्सिस में हैं और ना ही वाई एक्सिस में, ये एक्स और वाई के बीच में कहीं पे बीच में लाई कर रही हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यही जो रिक्वायर्ड है हमारी, इसीलिए हम वेक्टर्स को यूज़ करते हैं। देखिए वेक्टर्स क्या करते हैं, जो प्लेन में मूवमेंट हो रहा है, जो एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, ना ही एक एक्स एक्सिस में है ना ही वाई एक्सिस में, इस टाइप के मोशन में आप देखिए एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ और है और यहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ और है, और सिमिलरली वाई की वैल्यू भी हमारी क्या हो रही है? चेंज। तो इस टाइप का जो मोशन होता है जिसमें साइमल्टेनियसली हमारी दो या दो से ज़्यादा एक्सिस चेंज हो रही होती हैं, उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? 2D मोशन और 3D मोशन। अगर दो हो रही होगी तो 2D हो रहा होगा, अदरवाइज 3D मोशन हो रहा होगा। चलिए अगर हमारा मूवमेंट कुछ इस टाइप का होगा, हम यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? देखिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ही पॉइंट को एक इंडिकेशन देंगे कि हम इनको कहाँ से मेज़र करेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या तरीका है? सिंपल, इनको जोड़ती हुई एक लाइन। बट इस लाइन को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इस पॉइंट को ओरिजिन से ऐड करेंगे। ठीक है, इसको, ये हमारा एक एरो हो गया। ये एरो क्या बताएगा ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, ये एक वेक्टर है जो इस पॉइंट P को कनेक्ट कर रहा है, वहीं एक दूसरा वेक्टर है जो इस पॉइंट P डैश को कनेक्ट कर रहा है। अब ये दोनों ही वेक्टर क्या बता रहे हैं? ये दोनों ही वेक्टर बता रहे हैं
इस पॉइंट की पोजीशन। तो इस टाइप के जो वेक्टर हैं उनको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। अब ये पॉइंट स्पेस में कहीं भी हैं तो हम इनको मेज़र करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा ना। तो ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन ही हमारा क्या है, रेफरेंस। ठीक है, यहाँ से हम मेज़र करते हैं। रेफरेंस क्या होता है, जिसके रेस्पेक्ट में हम मेज़र करते हैं। तो हम कोई भी क्वांटिटी जो मेज़र करते हैं वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, अब ये तो हमारे पोजीशन वेक्टर आ गए हैं। अब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन, ये सिंपल लाइन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही वेक्टर्स का ये जो रिजल्टेंट है, इन दोनों ही वेक्टर्स को ऐड करता हुआ एक वेक्टर लेंगे। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब ये दोनों वेक्टर आप देखिए डिफरेंट हैं। डिफरेंट इन द सेंस ये ओरिजिन से पी डैश को कनेक्ट कर रहा है और ये पी को कनेक्ट कर रहा है और ये पी डैश को। तो आपको देखने में भी ये दोनों डिफरेंट लग रहे होंगे। तो देखिए, जब भी स्पेस में हमें कोई दो पॉइंट गिवन होंगे तो हम उनको वेक्टर से कनेक्ट करेंगे, ये ओरिजिन से मेज़र करेंगे और देन उन दोनों वेक्टर्स को ज्वाइन करता हुआ एक जो लाइन होगी उसको भी एक वेक्टर ही होगा, वो भी एक वेक्टर होगा। उस वेक्टर को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये क्यों है, क्या है, कैसे है, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको हम जानते हैं। ठीक है, तो जानते कैसे हैं, हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स का एडिशन क्या होता है। ठीक है, जब भी हमें दो वेक्टर्स गिवन होंगे तो उनका एडिशन क्या होगा। और ये जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये इन दोनों वेक्टर्स का क्या है, एडिशन ही है। ठीक है, एडिशन और रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टर्स का जब हम एडिशन लेते हैं तो वो हमें क्या देता है, एक रिजल्टेंट वेक्टर देता है। तो अब दो वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं उसको हम जानते हैं। तो चलिए, हमारा जो पहला वे है वो है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ मीन्स अगर हमें दो वेक्टर गिवन है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो भी हमारे दो वेक्टर्स गिवन है उनको हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम वेक्टर्स के बारे में जानते हैं। ये इस वेक्टर का क्या है, हेड है, और ये इस वेक्टर की क्या है, टेल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब ट्रायंगल लॉ से सॉल्व करना होगा तो हम वेक्टर को हेड टू टेल कनेक्ट करेंगे। लाइक हम इस वेक्टर को पैरेलल ही, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे ऐसे करके। पैरेलली कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम पड़ेगा तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइक देखिए, ये देखिए, ये और ये वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। ये इस वेक्टर का हेड है, सॉरी ये हेड है और ये इसकी टेल है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वेक्टर को पैरेलली इसमें ऐसे प्लेस करेंगे कि इसका हेड और इसकी टेल आपस में कनेक्ट हो। लाइक इसके हम पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जब हम इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे, क्योंकि मैं स्केल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो आप लोग क्या करेंगे, इसको मेज़र करेंगे स्केल से और सेम लाइन यहाँ पर पैरेलल ड्रॉ करेंगे। अब इसकी लेंथ को मेज़र करेंगे और सेम लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये हेड और टेल यहाँ पर कनेक्ट हो गए हैं। अब जो इनका रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट होता है इस लाइन को इन दोनों के हेड और टेल को कनेक्ट करता हुआ। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन ये लाइक ऐसे। अब आप ये कैसे ड्रॉ करेंगे, आप सिंपल स्केल का यूज़ करेंगे और इसको मेज़र करेंगे। जितनी भी ये लेंथ है इसको यहाँ पैरेलल ड्रॉ करेंगे, इसकी जो भी लेंथ है उसको ऐसे यहाँ पर पैरेलल ड्रॉ करेंगे और इसको यहाँ से दोनों को कनेक्ट कर देंगे। फिर आप मेज़र करेंगे, इस वेक्टर की जो लेंथ आएगी वही इस रिजल्टेंट वेक्टर का क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन तो यहाँ से आपको शो हो रही है। तो ये जो मेथड है वो थोड़ा कंस्ट्रक्शन बेस्ड मेथड है। ठीक है, आपको कंस्ट्रक्शन आना चाहिए, आप स्केल का यूज़ करेंगे तब आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिमिलरली तो हम यहाँ पर इसको मार्क कर सकते हैं, ये हमारा वेक्टर ए है और ये वेक्टर हमारा बी है और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है जिसको हम वेक्टर आर नाम देंगे। और आर वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर। तो इस टाइप से हम वेक्टर्स का एडिशन लेते हैं और एडिशन ही क्या होता है, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट। जो वेक्टर हमें यहाँ पर चाहिए था ये वेक्टर भी हम सिमिलरली इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे इस मेथड का यूज़ करते हुए। चलिए, इसके बाद हमारे पास एक और मेथड है वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करने का या उनका एडिशन फाइंड करने का। ये भी मेथड जो है वो कंस्ट्रक्शन बेस्ड है। इसके बाद जो मेथड है वो आपको डायरेक्ट किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अभी हमने क्या किया था, अभी हमने हेड टू टेल कनेक्ट किया था। ठीक है, और उसका रिजल्टेंट फाइंड किया था। ये जो मेथड है इसको हम बोलेंगे पैरेललोग्राम लॉ। और पैरेललोग्राम लॉ में हम क्या करेंगे, जो हमारा वेक्टर ए है, ठीक है, चलिए पहले हम वेक्टर ए को पैरेलली ड्रॉ करते हैं, सिमिलरली जैसे हमने ऊपर किया था। ये हमारा वेक्टर ए ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये पैरेलल है दोनों। अब ये जो वेक्टर वी है इसको क्या करेंगे, ये टेल है
और वेक्टर बी की टेल और वेक्टर ए की टेल आपस में कनेक्ट कर देंगे। इसको टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे और हेड टू हेड कनेक्ट करेंगे। तो हमने टेल टू टेल कनेक्ट किया है, तो ये हमारा वी वेक्टर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, स्केल की हेल्प से। इसके पैरेलल भी एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और ये हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देंगे। ये आप स्केल को ऐसे रखेंगे और यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये भी आपका क्या है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ये r डैश इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। ये कैसे है, ये सिमिलरली अगर आप देखें तो ये मेथड और ये मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर हमने हेड टू टेल कनेक्ट किया था, यहाँ हमने टेल टू टेल किया है। तो आप देखिए, ये जो हमने पैरेलल यहाँ पर ले लिया तो ये हेड टू टेल ही कनेक्ट हो गया ना अल्टीमेटली। तो ऐसा है कि दोनों में डिफरेंस कोई भी नहीं है, बट आपको कौन सा कहाँ पे यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है उसको हम वैसे यूज़ करेंगे। हालांकि ये दोनों ही मेथड आपके जनरली यूज़ नहीं होंगे। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हमारे पास जो तीसरा मेथड है, ठीक है, तीसरा मेथड है जिसको हम बोलते हैं एनालिटिक मेथड, ठीक है। एनालिटिक मेथड क्या कहता है, एनालाइज कर लिया है हमने इन पूरे ज्योमेट्रिकल फिगर को, तो उससे हमने कुछ फॉर्मूलेस को डायरेक्टली ड्राइव कर लिया है। उससे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। चलिए, अगर क्या होगा, ये पैरेललोग्राम है, यहाँ पर भी आपको एक पैरेललोग्राम दिख रहा होगा। सिमिलरली मैंने सेम यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ। आप देखिए, ये कोई वेक्टर ए गिवन था, ये वाला, और ये वेक्टर बी गिवन है, ठीक है। इनका रिजल्टेंट वेक्टर आर है, हमें आर निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या क्या गिवन होगा, वेक्टर ए गिवन होगा और वेक्टर बी गिवन होगा, और इनके बीच, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा अगर हमें गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकालने का। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। सिंपल सा है। आपको क्या करना है, जो भी वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए गए होंगे, अगर माइनस में भी दिए गए हैं तो हमें केवल क्या करना है, उनका पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है और इसको इस फॉर्मूले में रख देना है। तो यहाँ से हमें क्या होगा, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने आपके यहाँ पर स्टार मार्क भी किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब हम एक चीज़ और यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच में क्या एंगल होगा, ठीक है। आप बोलेंगे वेक्टर ए के बीच में ही क्यों एंगल हम फाइंड कर रहे हैं, तो अभी हमने जब वेक्टर ए के बीच में एंगल फाइंड करेंगे तो उस एंगल को हम बोलेंगे tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। ये भी फॉर्मूला आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, मेमोराइज भी इतना टफ नहीं है, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको बात आती है ये वाला एंगल फाइंड करने की, ठीक है, लाइक हम इस एंगल को भी फाइंड करते हैं, इसको हम नाम देते हैं यहाँ पर बीटा, ठीक है। तो बीटा क्या है, बीटा है 180 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सारी चीज़ों को चेंज कर देंगे, तो ये फॉर्मूला भी हमारा मॉडिफाई हो जाएगा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए कॉस ऑफ थीटा की जगह अब हमारा क्या आ जाएगा, थीटा की जगह अब हमारा आ जाएगा, सॉरी थीटा तो थीटा ही रहेगा ना, ए कॉस थीटा अपॉन ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पर बी आ जाएगा और यहाँ पर ए आ जाएगा, बी प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। और बीटा फाइंड करने का सिंपल सा तरीका 180 माइनस अल्फा कर देंगे तो हमारे ये वाला एंगल भी मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एनालिटिकली मीन्स अगर जब हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन होंगी तो हम इस तरीके से रिजल्टेंट को फाइंड कर सकते हैं, इंस्टेड कि हम यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मेथड को यूज़ करें। क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से समझते हैं कि हम रिजल्टेंट को कैसे यूज़ करते हैं और उसका बेसिकली कहाँ पे यूज़ आता है, जहाँ पे हम वेक्टर्स का यूज़ करके रिजल्टेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन है जो आपको गिवन है, अ बोट इज रेसिंग टुवर्ड नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर and the water current in the region is 10 km per hour in the direction 60 degree cast of 60 degree east, sorry 60 degree east of south, find the resultant velocity of vector, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर हमें कुछ डायरेक्शन भी गिवन है, कुछ मैग्नीट्यूड भी गिवन है, मतलब वेक्टर का काम है। तो चलिए पहले हम डायरेक्शन को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा नॉर्थ और ये है हमारा साउथ, और तो नॉर्थ साउथ ये ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अब हमें कुछ चीज़ गिवन है, तो पहले क्या गिवन है, पहले में बोट की डायरेक्शन गिवन है। बोट जो है वो क्या मूव कर रही है 25 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ डायरेक्शन में, मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन में है, और कितनी स्पीड से है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
अब हमें बोला है वाटर करंट। वाटर करंट क्या होता है, मीन्स वाटर का फ्लो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, जब हम बोट से मूव कर रहे होते हैं पानी में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं उधर ही नदी का फ्लो होता है, बहाव होता है। ठीक है, तो वो क्या है, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर है। तो जो एंगल हमें गिवन है वो कितना गिवन है, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो ये हमें गिवन है इस डायरेक्शन में, ईस्ट ऑफ साउथ इधर ही हुआ, और ये 60 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास दो वेक्टर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम पैरेललोग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। तो पैरेललोग्राम से कैसे सॉल्व करते हैं, एक सिमिलरली वेक्टर हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और एक इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे, और इनको कनेक्ट करता हुआ इसका जो डायगोनल होगा, ठीक है ना, एक वेक्टर से दूसरे एंड तक, ये यही इसका क्या होता है, यही तो रिजल्टेंट होता है। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट हमने कैसे फाइंड आउट किया था, रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल चाहिए। तो आप देखिए इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल 180 है और यहाँ पर 60 गिवन है, तो ये वाला जो एंगल है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का, ये हो जाएगा यहाँ पर 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल हमें गिवन है दैट इज थीटा। तो थीटा हमारा 120 गिवन है, दो वेक्टर्स हमें गिवन है जिसका एक का मैग्नीट्यूड 25 है और सेकंड का मैग्नीट्यूड 10 है। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्री का यूज़ ना करके, ज्योमेट्री के लिए हमें पहले यहाँ पर 25 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, फिर इसको मेज़र करना पड़ेगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम एनालिटिक मेथड यूज़ करेंगे। एनालिटिक से हम डायरेक्ट आर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। आर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आर का मैग्नीट्यूड का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही था ना। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इसको हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की वैल्यू डाल देंगे। एक को हम सपोज लेते हैं 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10 और कॉस 120 डिग्री। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे कॉस 120 मीन्स माइनस ऑफ कॉस थीटा, कॉस माइनस 60 डिग्री, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे रिजल्टेंट जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या हुआ, जो हमें वेक्टर रिजल्टेंट मिलने वाला है, इस रिजल्टेंट का हमें मैग्नीट्यूड मिल गया है। अब मैग्नीट्यूड मिल गया है तो हमें डायरेक्शन भी चाहिए होगी, तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है वो हम इसको थीटा से मेज़र करते हैं ना। कौन सा एंगल फाइंड करते हैं, हम एंगल फाइंड करते हैं ना किसी एक भी वेक्टर के साथ, लाइक हम इस एंगल को मान लेते हैं अल्फ़ा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस अल्फ़ा को भी फाइंड करना है। तो इस अल्फ़ा के लिए हमने क्या किया था, डायरेक्शन, अल्फ़ा मीन्स डायरेक्शन तो है, कोई एंगल हमें बता रहा है तो किसी के रिस्पेक्ट में। तो tan अल्फ़ा हमारा क्या फॉर्मूला था, tan अल्फ़ा जो भी हमारा फॉर्मूला था वो था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, यही फॉर्मूला था। तो इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो b एंगल हमने 10 माना है, तो 10 sin 120 डिग्री अपॉन 25 प्लस 10 cos 120 डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर tan अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, tan अल्फ़ा जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा √3/4। तो अल्फ़ा यहाँ से कितना आ जाएगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू tan इनवर्स √3/4 दैट इज़ 23.4 डिग्री। ठीक है, 23.4 डिग्री ये आपका आंसर आ जाएगा, 23.4 डिग्री इस डायरेक्शन में। ठीक है, ए के साथ जो डायरेक्शन है वो 23.4 डिग्री पर इसकी डायरेक्शन है। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी डायरेक्शन, और ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड। मूव करते हैं, अब हम देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, लाइक यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िए। इट इज़ कन्वीनियंट टू रिजॉल्व अ जनरल वेक्टर अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूजिंग वेक्टर्स ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, दीज आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। मैंने जल्दी पढ़ दिया है, अब मैं इसको समझाता हूँ। एक्चुअल में इसका लिखने का मतलब क्या है, इसमें लिखा है कि कोई भी वेक्टर को हम जनरल रिजॉल्व कर सकते हैं एक्सिस ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की एक्सिस की फॉर्म में। देखिए होता क्या है, अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हमारा सिंपल मूवमेंट किसी एक्स डायरेक्शन में था या वाई डायरेक्शन में था, तो हमें पता होता था ये
इधर मूव कर रहा है या इधर मूव कर रहा है, सिंपल एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में। देखिए अब क्या होगा, अब कोई भी वेक्टर है, ठीक है, कोई भी वेक्टर है लाइक ऐसा, अब ये क्या है, एक्स के साथ साथ वाई में भी वेरी कर रहा है, ठीक है, एक्स और वाई साइमल्टेनियसली वेरी हो रहे हैं। और इस तरीके का ही नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं ऑरिजिन से स्टार्ट हो, ये कहीं पे भी ऐसे हो सकता है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, एक्चुअली हम जो कन्वीनियंट रहते हैं अपनी स्टडी करने के लिए, वो रहते हैं किसी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स और वाई, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में ही हम इंटरेस्टेड रहते हैं, इससे हमारी स्टडी भी ईजी हो जाती है। तो अब ये जो वेक्टर है जिसमें एक्स और वाई साइमल्टेनियसली वेरी कर रहा है, इस वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व। और रिजॉल्व करने का मतलब होता है हम किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं उसके एक्सिस के अलोंग, उसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की एक्सिस के अलोंग, ठीक है। मीन्स इस वेक्टर का हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, और सिमिलरली इस वेक्टर्स का भी हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स हम इस वेक्टर को दो वेक्टर की फॉर्म में तोड़ लेंगे, जिसका एक वेक्टर एक्स डायरेक्शन में होगा और दूसरा वेक्टर वाई डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली इस वेक्टर को भी हम ब्रेक कर लेंगे एक्स और वाई की फॉर्म में। तो इसी टाइप का जो जनरल करना होता है, जनरलाइज करना होता है किसी भी वेक्टर को, उसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किस पे बेस्ड है, यहाँ पर आपको एक और नया टर्म मिला है जो कि है यूनिट वेक्टर। मीन्स क्या बोला है, यूजिंग वेक्टर्स ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। मीन्स जब जी हम रिजॉल्व करेंगे, जब भी किसी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, तो हम एक यूनिट वेक्टर उसमें ऐड कर देंगे। और यूनिट वेक्टर मतलब यूनिट है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और डायरेक्शन किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग हो सकती है। वो एक्सिस कौन कौन सी होती हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में हमारी 3 एक्सिस होती है ना, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो कहने का मतलब है यूनिट वेक्टर होता है अ वेक्टर ऑफ विच यूनिट मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। मीन्स देखिए, जब हम इसको इस वेक्टर को एक्स और वाई के अलॉन्ग में करेंगे, अगर ये 3D में होता तो इसका एक और कंपोनेंट होता जेड में, जो कि हम जनरली अभी डील नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो स्टडी है बहुत टिपिकल हो जाती है जेड के आने से, तो हम एक्स और वाई दो ही को ही लेके चलेंगे। तो जब एक्स और वाई में इसको रिजॉल्व तो कर लेंगे, बट इसको हम इंडिकेट करने के लिए जस्ट कि ये हमारा एक्स डायरेक्शन में है और ये वाई डायरेक्शन में है, तो इसके साथ हम एक यूनिट वेक्टर को लगा देंगे, और वो यूनिट वेक्टर क्या होता है किस डायरेक्शन में, वो हम देखते हैं। चलिए, उसका मतलब ये होता है कि जब भी हम एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे तो हमारा यूनिट वेक्टर होगा आई कैप, एक आई लेंगे और उसको कैप पहना देंगे। वाई की डायरेक्शन में होगा जे कैप और जेड की डायरेक्शन में होगा के कैप। कैसे होगा, देखिए, जब भी कोई वेक्टर स्पेस में होगा कहीं भी, ठीक है, ये भी कोई वेक्टर है, इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो इसके हमारे 3 कंपोनेंट आएंगे, एक्स वाई और जेड। इन 3 कंपोनेंट को जो हम रिजॉल्व करेंगे, सपोज ये हमारा वेक्टर क्या था, ए वेक्टर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको लिख देंगे ए एक्स आई कैप, ए का एक्स कंपोनेंट, और आई वेक्टर मतलब क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर कि ये जो है एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है, और यहाँ पर हम लेंगे ए वाई और जे और ए जेड और के। ये एक्स वाई और जेड हम ना भी लगाएं तो आई जे और के हमारे क्या डिनोट करेंगे, ये हमारे डिनोट करेंगे कि ये एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं, रिजॉल्व वेक्टर्स हैं इस पर्टिकुलर ए वेक्टर के, ठीक है। आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा कैसे क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। चलिए आगे मूव करते हैं, सॉल्व करते हैं, सब कुछ इजी लगेगा, ठीक है। देखिए कैसे इजी लगेगा, ये कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, जब हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे तो मैंने क्या बोला, किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करने का मतलब क्या, उसके 2 कंपोनेंट आ जाएंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में, ठीक है। ये क्योंकि 2D में है, एक्स और वाई में ही है, तो यहाँ पर जो इसका कंपोनेंट आ जाएगा उसको हम बोलेंगे ए वेक्टर आई कैप, और यहाँ पर जो इसका आएगा ए वेक्टर जे कैप, सॉरी आप इसको वाई ना लें, जे कैप, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप। सिंपली यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा है स्पेसिफाई द डायरेक्शन ओनली, मीन्स हम यूनिट वेक्टर्स का यूज़ करते हैं किसी भी रिजॉल्व वेक्टर की डायरेक्शन को, उसके कंपोनेंट्स की डायरेक्शन को बताने के लिए, ठीक है। चलिए अब कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे हम इस वेक्टर को एक्स और वाई वेक्टर्स की फॉर्म में तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे कैसे। देखिए अगर हमें कोई भी वेक्टर ए गिवन है, ठीक है, हमें कोई वेक्टर गिवन है ए जिसका एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में। हम जो एंगल लेंगे वो किस लेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में। चलिए
अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए यहाँ से हमें आप बताइए। जब मैं बात करता हूँ साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या, बताइए ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, और परपेंडिकुलर हमारी क्या गिवन है, परपेंडिकुलर ये है, और इस डायरेक्शन में हम क्या मान रहे हैं, देखिए कि ऐसे करते हैं, इस डायरेक्शन में हम मान रहे हैं ए बाई, और इधर हमारा आ जाएगा ए एक्स। रिजॉल्व होने के बाद यही तो आएगा, ठीक है। यहाँ पर आई कैप भी लगा सकते हैं, यहाँ पर जी कैप भी लगा सकते हैं, वो तब लगाएंगे जब हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक चलिए देखिए, इस वेक्टर्स को हम कैसे लिख सकते थे, यहाँ पर जब हमने इसको रिजॉल्व कर लिया तो हम इस वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। मतलब ये जो वेक्टर ए है वो इन दोनों वेक्टर्स का सम है, ठीक है। इसी तरीके से चलिए अब हमने इसको यहाँ पर रिजॉल्व कर लिया है, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारा कितना है ए वाई, और हाइपो हमारा कितना है ए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए वाई को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए वाई मेरा आ जाएगा यहाँ से, ए वाई इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। अब ए साइन थीटा, यहाँ से हमने क्या किया, ए वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया, ए वेक्टर का मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ, तो हमें क्या देगा, परपेंड इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट। थीटा के साथ जो भी वर्टिकल कंपोनेंट होगा, देखिए जहाँ पर भी आपको थीटा गिवन हो, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हमेशा ए साइन थीटा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही रिजॉल्व करते हैं इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को भी। अब हॉरिजॉन्टल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टल के लिए हम यूज़ करेंगे कॉस थीटा, और कॉस थीटा आप लोगों को पता है होता है बेस अपॉन हाइपो। तो बेस और हाइपो को कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू बेस, बेस हमारा कितना गिवन है, बेस हमारा गिवन है ए एक्स, और हाइपो हमारा गिवन है ए। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे ए एक्स की वैल्यू, और ए एक्स हमारा आ जाएगा ए कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब आपको बहुत ही सिंप्लीफाई लग रहा होगा, जब भी हमें कोई वेक्टर गिवन होगा, जिस भी एक्सिस के साथ हमारा एंगल गिवन है, वो उसके साथ वाला जो कंपोनेंट होगा उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलेंगे, और उसके अपोजिट वाला जो भी कंपोनेंट होगा उसको हम वर्टिकल कंपोनेंट बोलेंगे। और इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर थर्ड कंपोनेंट की बात आएगी तो हम उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पर वो 3D की बात है, और 3D हमें स्टडी नहीं करनी है, क्योंकि हम जो स्टडी करेंगे वो 2D की ही करेंगे। तो अभी आपके लिए जो भी रिक्वायर्ड है वो इतना ही है। इसमें आपकी 11th और 12th में जितना भी वेक्टर्स यूज़ होगा दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर आप इतना समझ लेते हैं वेक्टर को तो आप इजीली उसको डील आउट कर सकते हैं। चलिए उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा कि हम किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कुछ गिवन है, एक प्यारा सा डॉगी है और जिससे कनेक्ट है एक रोप, ठीक है। आप अपने डॉगी को कहाँ ले जा रहे हैं, वॉक पे ले जा रहे हैं, ठीक है। जब वॉक पे आप ले जाते हैं तो डॉगी की हाइट कम है अगर, और आप पूछे तो आपको जो रोप होती है उसका कुछ डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाती है। तो चलिए, क्योंकि डॉगी आपका पावरफुल है तो वो फोर्स लगाता है कि आगे की साइड पे, और आपको रोप को टाइटली करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है। तो ऐसे ही जो यहाँ पर आपने रोप पकड़ी है उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि आप फोर्स अपनी तरफ लगाते हैं। ये क्या है, डायरेक्शन कैसे है, 60 न्यूटन। ये क्योंकि अभी हमने फोर्स नहीं पढ़ा तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होगा, बट फिर भी अभी आप कंसीडर करिए कि सिंपल कोई वेक्टर है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 60 है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन ये है। और ये जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री। अब आप देखिए एंगल को हमने कैसे लिया, एंगल जो होता है हमेशा वेक्टर की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेक्टर होता है उसके ही साथ में एंगल हम ऑलवेज मेज़र करते हैं। लाइक वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में था तो हमने एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर की डायरेक्शन में एंगल ले लिया, तो ये हमारा 30 डिग्री आ गया। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है ये। तो ये सिंपल सा एक वेक्टर है जो 16 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। जब रिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट आएंगे, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। लाइक यहाँ पर ए एक्स और यहाँ पर ए वाई, ठीक है। तो हम इनको कैसे रिजॉल्व करेंगे, सिंपल सा तरीका है। ए एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स इक्वल टू हमारा होता है
ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। और ए हमारा कितना है 60, और कॉस थीटा कितना है हमारा 30 डिग्री, और 60 इंटू कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 हमारा √3/2, और इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 51.96 न्यूटन। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो ये आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब हम वाई कंपोनेंट की बात करते हैं तो ए वाई आ जाएगा हमारा ए साइन थीटा और 60 साइन 60 डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 30 न्यूटन। देखिए जब भी आपने एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसको हैंग किया है तो क्या होगा, एक्चुअल में 60 न्यूटन आपकी डायरेक्शन ये है, बट जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो हमें पता चला कि ये जो फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन में इतना लग रहा है और वाई डायरेक्शन में इतना फोर्स लग रहा है। मतलब इस फोर्स के दो कंपोनेंट हैं जो पर्टिकुलरली एक्स और वाई डायरेक्शन में रोल करते हैं, मतलब एक रोल होता है इनका, ठीक है, एक्ट करते हैं। ओके चलिए एक और क्वेश्चन है जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग देने के लिए और कैसे हम एंगल को कहाँ से मेज़र करते हैं वो भी चीज़ समझने के लिए। देखिए आपने एक लॉन रोलर देखा होगा जो घास को फ्लैट करने के लिए, या जो आपने क्रिकेट ग्राउंड में देखा होगा पिच को फ्लैट करने के लिए हम एक रोलर का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं, 2 से 3 लोग उस रोलर को लेके आते हैं और उसको पिच को फ्लैट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो कंडीशन है, उस रोलर को या तो हम पुश कर सकते हैं या उसको पुल कर सकते हैं। अब हमें फाइंड आउट ये करना है कि हमारे लिए पुश करना ईजी रहेगा या पुल करना, ठीक है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपने देखा वो कुछ इस तरीके से होता है और यहाँ पे इसका हैंडल होता है, दो लोग इसको चलिए पुश कर रहे हैं। जब दो लोग इसको पुश कर रहे हैं तो पुश करने पे क्या होगा, ये यहाँ पर 60 डिग्री बना रहा है। मैंने बोला था एंगल हमेशा लेंगे वेक्टर की डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में। हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये वाली हो गई हमारी, और वेक्टर की डायरेक्शन में ही लिया हमने 60 डिग्री इधर साइड। तो इस वेक्टर के हमारे दो कंपोनेंट कौन से हो जाएंगे, एक कंपोनेंट हमारा होगा ये और एक कंपोनेंट हमारा होगा ये हमारा ए एक्स हो जाएगा और ये हमारा ए वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ए एक्स आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 50 साइन ए एक्स, क्योंकि एक्स की डायरेक्शन में तो साइन नहीं कॉस आता है, ए एक्स कॉस 60 डिग्री। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 50 न्यूटन का लग रहा है, तो 50 कॉस 60 डिग्री ये आ जाएगा आपका 25 न्यूटन का। और ए वाई जब हम फाइंड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50 साइन 60 डिग्री और ये आपका आ जाएगा 43.3 न्यूटन का, ठीक है। एक्स और वाई कंपोनेंट हमारे आ गए, ठीक है। अब हमें बात करनी थी कि हमारा जो हमें रोलिंग करना आसान रहेगा या पुलिंग करना, मीन्स रोलर को पुश करना आसान रहेगा या पुल करना, सॉरी वो मिस्टेक हो गई तो पुल करना आसान रहेगा या पुश करना। तो जब हमने पुल किया तो आप देखिए हमारे जो कंपोनेंट डिवाइड हुए वो कैसे हुए, एक हमारा एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है, एक हमारा वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है। और आपको पता होगा, इतनी बेसिक नॉलेज तो आपको है, किसी भी बॉडी का इसका जो मास लग रहा होगा, फोर्स होगा, इसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ ही लग रहा होगा ना, वेट। और ये वेट भी क्या होता है, एक फोर्स होता है एक टाइप का। अब देखिए ये दोनों जो फोर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में है, तो जो हमारा वर्टिकल फोर्स आ जाएंगे यहाँ पर, वर्टिकल फोर्सेस जो आ जाएंगे वो हमारे आ जाए क्या, W प्लस ए वाई। यहाँ पर आप देखिए दो फोर्स ऐड हो रहे हैं, तो मतलब क्या होगा, आपको इस रोलर का जो वेट है वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे वेक्टर्स जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड हो जाते हैं। तो W प्लस ए वाई इस कंडीशन में क्या होगा, आपको रोलर का जो एक्चुअल वेट होगा उससे आपको ज़्यादा वेट फील होगा। वहीं जब हम रिजॉल्व करते हैं पुलिंग वाली केस में, जब हम इसको खींचेंगे तो खींचने के केस में क्या होगा, इस वेक्टर के साथ आप अगेन देखिए हमने एंगल को कैसे चूज़ किया है, हमने एंगल यहाँ नहीं लिया है। अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन ये है और हमने एंगल इधर लिया है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल लेना है, तो हम इस डायरेक्शन में वेक्टर की डायरेक्शन में एंगल ले लेंगे। इसको भी हम रिजॉल्व करेंगे तो ये हमारे दो कंपोनेंट आ जाएंगे, ये हमारा आ जाएगा ए एक्स और ये हमारा आ जाएगा वे वाई, और इनकी जो वैल्यू होगी वो सेम आएंगी जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में आई है 25 और 430। बस डिफरेंस क्या आ जाएगा, इस केस में जो वेट है वो इस डायरेक्शन में है और हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जो वर्टिकल फोर्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, W माइनस ए वाई।
यहाँ पर आपको क्या होगा, एक्चुअल जो रोलर का वेट है उससे कम फील होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि किसी भी ऐसी चीज़ को जब हम किसी एंगल से मूव करते हैं तो हमें उसको पुल करना ज़्यादा इजी होता है बजाय उसके पुश करना। आप किसी भी चीज़ को इसमें प्रैक्टिकली भी देखते होंगे, घर पे भी कोई चीज़ है, आप उसको पुल करना ज़्यादा आसान रहता है बजाय आप उसको पुश करें। तो यही रीज़न है क्यों ऐसा होता है। तो और इस तरीके से हमारा वेक्टर वाला जो वीडियो है वो यहाँ पर एंड होता है। इतने से आपको वेक्टर की नीड है, इतना वेक्टर आपको समझ में आ जाएगा तो आप इजीली आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं ओवर करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।